रोशनी ने प्यार से राधिका के सिर पर हाथ फेरा तो राधिका ने आंखें बंद कर ली। दिन भर की थके होने के कारण जल्दी ही राधिका को नींद आ गई। इधर सुनीता ऋषि के कमरे में आई तो देखा ऋषि अपनी शेरवानी को अपने गले से लगा कर देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। सुनीता ने ऋषि को देखते हुए कहा, ये खुशी कुछ ही पल के लिए है। ऋषि ने सुनीता को घूर कर देखा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? कल शादी है मेरी राधिका से, मेरे प्यार से। सुनीता, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी हो पाएगी। आज जैसे मैंने राधिका के तेवर देखे उस हिसाब से मुझे नहीं लगता। वो जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही होगी। बहुत ही शातिर लड़की है वो। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, अगर वो शातिर है तो मैं उससे भी बड़ा शातिर खिलाड़ी हूँ। राज मल्होत्रा को नहीं जानती है वो, और न ही तुम जानती हो। जो इंसान और जो चीज़ उसके दिल से उतर जाती है वो उसके साथ ऐसा करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और राधिका भी उसके दिल से उतर गई है। उसकी शादी तो वो मुझसे करवाएगा ही, साथ ही वो राधिका को और भी न जाने क्या क्या सजा देगा। लेकिन मैं राज से राधिका की तरफ से माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राधिका को मेरे अलावा कोई और हर्ट करे। सुनीता भी संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर अब तुम सो जाओ, क्योंकि अच्छे लुक के लिए नींद भी ज़रूरी है ना। और ऋषि ने सुनीता को देखकर कहा, पॉइंट है बात में। चलो तुम जाओ, अब मैं सो जाता हूँ। सुनीता खुश होकर बाहर आ गई और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अगले दिन घर में बहुत से लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई कुछ तो कोई कुछ कर रहा था। राज बाहर आकर सब देख कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऋषि भी तभी बाहर आया था और अपनी शादी की तैयारी देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी नज़र राज पर पड़ी तो उसे और ज़्यादा खुशी हुई। उसने मन ही मन कहा, देख राज मल्होत्रा, आज पहली बार तुझे तेरी सबसे प्यारा इंसान ले रहा हूँ। आज से मैं तेरे से पीछे कभी नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे पास राधिका होगी, जिसे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना। आज वो मेरी हो जाएगी। ऋषि वापस अपने कमरे में आ गया और राज दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। दादाजी को सोया हुआ देखकर राज वापस आ गया। डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने किचन में जाकर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने मन ही मन कहा, जरूर रोशनी और राधिका दोनों ही सो रही होंगी। राज ने रोशनी के कमरे की ओर देखा जो बंद दिखाई दिया। राज उसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रोशनी ने दरवाज़ा खोल दिया और राज को एक नज़र देखकर उसे नज़रअंदाज करके बाहर आ गई। राज ने कमरे में झांक कर देखा तो राधिका सोई हुई थी। राधिका को देखकर राज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन में कहा, बस कुछ घंटे और राधिका, फिर तुम चैन की सांस ले सकोगी। राज सोच ही रहा था कि तभी रोशनी एक बर्तन में पानी और एक कपड़ा लेकर अंदर आ गई, तो राज भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। राज, क्या बात है रोशनी? रोशनी ने कपड़े को पानी में भिगोकर उसे निचोड़कर राधिका के माथे पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, आप जाइए, बहुत से काम होंगे आपको। रोशनी बोली। उससे पहले ही राज ने राधिका की कलाई को पकड़कर उसे चेक करके बोला, राधिका को तो बुखार है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोशनी कुछ नहीं बोली तो राज ने डॉक्टर को कॉल किया और जल्दी आने के लिए कहा। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया और उसने राधिका को चेक करके कहा, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, थकान की वजह से इनको फीवर हुआ है। मैं टैबलेट दे देता हूँ, कुछ घंटों में ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर चला गया तो राज वहीं बैठ गया और राधिका के माथे पर हाथ रखकर बोला, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन ये करना ज़रूरी था राधिका।
जब अपने धोखा देते हैं तब शांत रहकर काम बनता है और इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करना ज़रूरी था, क्योंकि हमारी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा, तुम बस ठीक हो जाओ। रोशनी वहीं खड़ी राज को हैरानी से देख रही थी, लेकिन राज ने कुछ नहीं कहा। रोशनी राज के कहे शब्दों से सब कुछ समझ गई और वहाँ से खुशी खुशी किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। जब राज को लगा कि अब राधिका की तबीयत में सुधार है तो वो वहाँ से उठा और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगा। रोशनी उसके लिए नाश्ता लेकर आई तो राज ने कहा, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक राधिका का और दादाजी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप किसी भी हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। रोशनी ने हामी भरी तो राज ने कहा, आई होप बिना किसी को नुकसान हुए सब ठीक हो जाए। शाम हो चुकी थी, मल्होत्रा हाउस सज चुका था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। राधिका को तैयार करने के लिए पार्लर से लड़कियां आ गईं और ऋषि भी तैयार हो रहा था। रोशनी परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रही थी क्योंकि राज अभी तक नहीं आया था। रोशनी की आखिर आशा राज ही था, इसीलिए वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राधिका एक बार फिर दुल्हन बनकर ठीक उसी प्रकार बैठी थी जैसे वो कुछ समय पहले राज से शादी होने पर बैठी थी। तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना ही कोई चमक थी और ना ही आज ऐसा कुछ था। उसने ये सब अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था और शांत बैठी थी। ऋषि तैयार होकर बाहर आ चुका था। उसने इधर उधर देखा तो उसे न तो राज दिखाई दिया न ही राधिका। वो राधिका के कमरे में आया और उसे तैयार देखकर वापस आ गया। उसने मुस्कुराते हुए राज को फ़ोन किया, लेकिन राज ने फ़ोन नहीं उठाया तो ऋषि ने अपने कंधों को उचका कर कहा, राज के होने या न होने से क्या फ़र्क पड़ता है। जब मैं राधिका और पंडित जी यहाँ हैं तो और किसी के होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी कोई मेहमान तो है नहीं यहाँ जो हम किसी का इंतज़ार करें। ऋषि ने पंडित जी को इशारा करके कहा, आइए पंडित जी मंत्र शुरू करिए। पंडित जी ने कहा, राज बाबू ने कहा है कि जब तक वो खुद नहीं आ जाते तब तक कोई कुछ नहीं करना है। ऋषि ने झुंझला कर कहा, ये क्या मजाक है, वो तो कभी आएगा ही नहीं। तुम मंत्र शुरू करो, मैं दुल्हन को लेकर आता हूँ। ऋषि कुछ कदम चला ही था कि राज ने अंदर आते हुए कहा, रुको ऋषि, मैं तुम्हारे लिए मतलब मेरे दोस्त के लिए शादी का गिफ्ट लेकर आया हूँ। तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो। राज को देखा तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। ऋषि ने हैरान होकर कहा, तू कहना क्या चाहता है, तेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं है, या फिर तू ये सब कुछ शादी रोकने के लिए कर रहा है। राज, अरे मेरे धोखेबाज दोस्त, अगर शादी रोकनी ही होती तो मैं बेवजह इतनी सारी तैयारियां थोड़ी करवाता। देख, मल्होत्रा हाउस पहली बार दुल्हन की तरह सजा है, ऐसा तो मेरी शादी में बिल्कुल नहीं सजा था। ऋषि ने झुंझला कर कहा, तू मुझे बातों में क्यों उलझा रहा है। राज, साफ साफ बोलना, कहना क्या चाहता है और तू मुझे धोखेबाज क्यों कह रहा है। मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया है, तेरी बीवी ने तुझे धोखा दिया। उसे ने मुझ पर डोरे डाली और फिर मुझे भी उससे प्यार हो गया। राज चलते चलते ऋषि के ठीक पास आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुझ जैसा दोस्त भगवान किसी को ना दे। तुझसे तो दुश्मन भले होते हैं जो सीधे वार करते हैं, लेकिन तू तो पीठ पीछे वार करने वालों में से निकला। मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी ऋषि। ऋषि ने थोड़ा दूर होना चाहा, लेकिन राज ने उसे दूर नहीं होने दिया। तो ऋषि बोला, तू चाहता क्या है। राज, तू बता, तू खुद अपनी सच्चाई मुझे बताना चाहता है या मैं बताऊं, क्योंकि अब मेरा तेरा खेल खत्म और मेरा खेल शुरू हो चुका है। ऋषि, क्या मतलब, कौन सा खेल यार।
राज, यार, ये शब्द तेरे जैसे नीच इंसान के मुंह से शोभा नहीं देता। तू तो वो है जो अपने ही दोस्त का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहता है। तू वो है जो अपने ही दोस्त की कंपनी के शेयर्स खरीदता है, वो भी धोखे से। ऋषि के चेहरे का रंग बदल गया और वो कमीनेपन से मुस्कुराते हुए बोला, तो तूने पता लगा लिया? राज भी मुस्कुरा कर बोला, बुरे काम चाहे कितनी भी सफाई से क्यों न किए जाएं, लेकिन एक ना एक दिन और सामने आ ही जाते हैं। और फिर तूने तो मेरे ही घर में रहकर ये सब किया था, पता कैसे नहीं चलता? ऋषि, तो फिर तू शांत क्यों था? मुझे निकाला क्यों नहीं अपने घर से? राज, निकालने को तो मैं तुझे अभी निकालूंगा, लेकिन मुझे ये बता तूने ये सब क्यों किया? आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है तेरी? ऋषि ने राज को घूरते हुए बोल, दुश्मन तो तू मेरा हमेशा से ही था, बस कभी मौका नहीं मिला। हमेशा तू हमसे 2 कदम आगे ही रहता था। स्कूल, कॉलेज, घर, गर्लफ्रेंड, सब जगह तू पहले और मैं बाद में आता था। आखिर तुझ में ऐसा क्या है जो सब में तेरी ओर खींचे चले जाते हैं? मैं भी तो सबसे प्यार से बात करता हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? राज, दिल से बात करने और बनावटीपन से बात करने में बहुत फर्क होता है ऋषि, लेकिन तू ये नहीं कभी नहीं समझे सकता है, इसीलिए मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता। चला जा यहाँ से और वापस कभी मत आना। दोस्त जैसे रिश्ते को शर्मसार कर दिया है तूने। ऋषि, मुझे राधिका से शादी करनी है। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं उसे पाकर रहूंगा। राज ने गुस्से से ऋषि के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया और फिर बोला, ये राधिका के लिए ऐसी सोच रखने के लिए। राज ने दूसरा मुक्का लगाकर कहा, ये राधिका को छूने के लिए। फिर राज ने ऋषि और मारते हुए कहा, ये राधिका को ब्लैकमेल करके उसे परेशान करने के लिए। तभी पुलिस वहां आ चुकी थी। राज ने ऋषि को पुलिस की ओर फेंक कर कहा, और ये मेरा भरोसा तोड़ने के लिए। ऋषि ने राज को घूरते हुए देख कर कहा, अभी तो मैं जा रहा हूँ राज, लेकिन याद रखना मैं वापस आऊँगा और राधिका को लेकर जाऊँगा। राज ने फिर से ऋषि का कॉलर पकड़ कर कहा, इस बार तो छोड़ दिया क्योंकि तू मेरा दोस्त था, लेकिन अगली बार अगर दिखाई भी दिया तो तू दोस्त नहीं दुश्मन होगा, और तू अच्छे से जानता है मैं अपने दुश्मनों के साथ कैसे डील करता हूँ। इसीलिए जब भी आने की सोचना, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आना। अब चल निकल यहाँ से। ऋषि ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था जब राज अपने फेज में आता है तो वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आता है। राज मल्होत्रा एक मामूली सा नाम नहीं है, ये ऋषि बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। ऋषि जैसे ही बाहर आया, उसने पुलिस से छूटने के बारे में सोचा ही था कि बाहर ब्लैक सूट में खड़े राज के आदमियों को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया और पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। इधर राधिका अपने कमरे में तैयार बैठी थी। उसे भनक तक नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। वो एक निर्जीव गुड़िया की तरह बैठी थी। तभी रोशनी आई और उसने राधिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राधिका चलो। राधिका ने रोशनी की आंखों में देखा तो रोशनी ने गर्दन हिलाकर राधिका को उठाने में मदद करने लगी। रोशनी ने मन ही मन कहा, बस थोड़ी देर और, फिर राधिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। भगवान, बस कुछ देर के लिए मेरी राधिका को हिम्मत देना। राधिका बेजान कदमों से बाहर आ गई। बाहर घर के नौकरों के अलावा और कोई नहीं था। मंडप में राज दूल्हे के कपड़े और सेहरा बांध के बैठा था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राधिका ने उसे ऋषि ही समझा, तो उसने अपने आसपास देखा। जब राज नहीं दिखा तो राधिका ने धीरे से कहा, वो कहाँ है? रोशनी, कौन वो? राधिका, तुम चलो, लेट हो रहा है। रोशनी ने राधिका को मंडप की ओर खींचते हुए कहा। राधिका अब और ज्यादा हैरान थी। तभी उसे एक हल्की सी झलक राज के चेहरे की दिखाई दी। वो शांत होकर राज का चेहरा
साफ तरीके से देखने की कोशिश करने लगी। जब उसे साफ दिखाई नहीं दिया तो उसने झट से अपने हाथ से राज के चेहरे पर सेहरे की आई लड़ियों को हटा दिया। राज हल्के से मुस्कुरा रहा था, वहीं राधिका की हैरानगी और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसा रिएक्ट करे, वो खुश हो या फिर गुस्सा करे। तभी पंडित जी बोले, जैसा कि आप दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं तो बाकी की रस्म जरूरी नहीं है। तभी राज बोला, नहीं पंडित जी, मैं अपनी पत्नी को आज हक से और दिल से मंगलसूत्र पहनाऊंगा और उसकी मांग भरूंगा। राधिका राज को देखते ही रह गई। राज ने उसे नीचे उतारा और वापस उसी जगह पर बैठकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहनाते हुए राधिका के कान में धीरे से बोला, दूसरी शादी मुबारक हो मिस राधिका राज मल्होत्रा। राधिका कुछ नहीं बोली तो वो शर्मा गई और मुस्कुराते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। राज जैसे ही राधिका को मंगलसूत्र पहनाकर सीधा बैठा, वो सामने देखकर हैरान रह गया। राज के मुंह से निकला, आप यहाँ? राधिका ने भी राज की आवाज़ सुनकर सामने देखा तो वो भी हैरान रह गई। राज और राधिका की फिर से शादी हो चुकी थी, लेकिन तभी राज और राधिका ने अपने सामने किसी को देखकर हैरान होकर कहा, आप यहाँ? सामने रणबीर मल्होत्रा व्हील चेयर पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। राज उठते हुए बोला, दादाजी को यहाँ कौन लेकर आया है? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो इनको परेशान किया? अरे अभी रुको बरखुरदार, किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हारे नियमों के खिलाफ जाए? दादाजी ने राज को रोकते हुए कहा। राज हैरानी से बोला, दादाजी आप बोल सकते हैं? राज ने राधिका को देखते हुए कहा, राधिका देखो दादाजी बोल रहे हैं। राधिका भी मुस्कुरा रही थी तो राज ने कहा, क्या तुम्हें पता था कि दादाजी बोल सकते हैं? राधिका ने हामी भरी तो राज ने घूरते हुए कहा, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं राधिका? राधिका ने भी राज को घूरते हुए कहा, आपने भी तो नहीं बताया कि आप ऋषि की सच्चाई जानते थे, मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे ना? राज ने राधिका को घूर कर देखा, फिर बोला, मेरी तो मजबूरी थी, अगर मैं तुम्हें बता देता तो ऋषि तुम्हारे एक्सप्रेशन से समझ जाता और फिर वो कुछ और करता, इसीलिए मुझे तुम्हें ही खतरे में डालना पड़ा। लेकिन यकीन मानो, मैंने हर पल तुम्हारे साथ था, मैंने एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया था। राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मैं भी मजबूर थी, दादाजी ने मना किया था मुझे आपको बताने के लिए। राज ने दादाजी की ओर देखकर कहा, दादू आपने भी पार्टी बदल ली, आप राधिका की साइड थे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और मैंने राधिका को तुम्हें बताने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, और आज जब मौका मिला और हमारे घर में खुशियां आई तो मैंने सोचा कि इन खुशियों को और बढ़ा दिया जाए। राज और राधिका दोनों एक साथ उठे और दादाजी के चरण स्पर्श किए। दादाजी उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। राधिका की आंखें दादाजी को देखकर चमक रही थी। आज काफी दिनों बाद उसके चेहरे पर चमक और दिल में खुशी थी, इसीलिए राधिका बिना कुछ सोचे समझे दादाजी के गले लग गई। राज हैरानी से उन्हें देखने लगा। वहीं दादाजी ने राधिका के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब कुछ गलत नहीं होगा बेटा, अब तुम दोनों खुशी खुशी अपने गृहस्थ जीवन को संवारने की कोशिश करना। राधिका हटने ही वाली थी कि राज ने झट से उसे अपनी बाहों में लपेटकर फिर दादाजी के गले लगकर बोला, चलो फिर एक फैमिली हग हो जाए। राज की बात सुनकर दादाजी और राधिका दोनों मुस्कुरा दिए। डाइनिंग टेबल के पास बैठे राज, राधिका और दादाजी तीनों ही खाने का इंतजार कर रहे थे। रोशनी किचन में लगी थी तो राधिका ने कहा, मैं भी उनकी मदद कर देती हूँ।
राधिका जाने के लिए उठी ही थी कि राज ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठाते हुए कहा, राधिका तुम रुको, मैं जाता हूँ। राधिका हैरानी से बोली, आप किचन में जाकर खाना बनाएंगे? राज मुस्कुरा दिया लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने मन ही मन राधिका को देखते हुए कहा, जब तुम मुझे आप बुलाती हो तो कसम से राधिका बहुत खूबसूरत लगती हो। राज ये सोचते हुए किचन की ओर चला गया तो राधिका भी उठी और बोली, दादाजी आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अभी आती हूँ। दादाजी ने हामी भरी तो राधिका चली गई। दादाजी अपने ही घर को निहारने लगे। कितने सालों बाद आज वो अपने कमरे से बाहर आए थे और अपना घर जो उन्होंने अपने खून पसीने और प्यार से बनाया था उसको देखने में और पिछली यादों में चले गए। कुछ देर बाद राज बाहर आया। जब उसे राधिका दिखाई नहीं दी तो उसने दादाजी को देखा। दादाजी मंद मंद मुस्कुरा कर एक ओर देख रहे थे। राज ने मजाकिया अंदाज में कहा, दादी जी की याद तो नहीं आ रही है ना आपको? राज के बोलने से दादाजी अपनी यादों से बाहर आए और बोले, अब याद तो याद होती है, आती तो है, झूठ भी तो नहीं कह सकता कि याद नहीं आ रही। दादाजी ने एक दिशा में देखते हुए कहा, वो जगह देख रहे हो राज, वहाँ पहले हमने अपनी शादी की फोटो लगाई थी कि उसी के सामने एक दिन हम दोनों का झगड़ा हुआ था और पता है तुम्हारी दादी ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया था। दादाजी के ये कहते ही राज की आंखें खुली की खुली रह गई। वहीं राधिका भी बाहर आ चुकी थी तो उसने भी जब ये सुना तो उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया लेकिन कुछ बोली नहीं। दादाजी आगे बोले, और फिर पता है क्या हुआ? तुम्हारी दादी ने उसे फोटो को वहां से हटाकर इतनी जोर से गिराया कि फोटो में जो कांच लगा था वो टुकड़े टुकड़े हो गए और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो इतनी रोई कि खुद को बीमार कर लिया। राधिका दादाजी के पास आते हुए कहा, जरूर आपने कुछ ऐसा किया होगा कि दादी जी को गुस्सा आया होगा जिससे उन्होंने अपनी सबसे प्यारी चीज को ही तोड़ दिया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका बेटा, हम बिजनेसमैन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमें कभी कभार ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन हमें अपने दुश्मनों को हराने के लिए ऐसा करना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ था जो उस वक्त हुआ था। राधिका आगे कुछ नहीं बोली, वो किचन की ओर जाने लगी। तभी राज ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, आज खाना मैं परोसूंगा। राधिका की हैरानगी का कोई ठिकाना नहीं था। एक साथ इतनी ज़्यादा खुशियाँ उसे मिल रही थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन राधिका की ज़िंदगी में खुशियाँ इतनी जल्दी आती नहीं और अगर आती हैं तो बड़ी जल्दी चली भी जाती हैं। यही सोचकर राधिका ज़्यादा खुश नहीं हुई और खाना खाने बैठ गई। राज ने राधिका और दादाजी दोनों को खाना खिलाया, फिर खुद खाया और दादाजी को सुलाकर अपने कमरे में आ गया। राज के आने से पहले ही राधिका सो चुकी थी, इसीलिए राज ने उसे जगाया नहीं और खुद भी सो गया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।